नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 4 नेता, 4 परिवारवादी पार्टियां, चारों का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। चारों लगातार नीचे जा रही हैं। एक समय इनकी तूती बोलती थी अपने अपने राज्यों में या एक की देश में। आज हालत ये है कि जनता इनको छूने को तैयार नहीं है। आज स्थिति ये है कि जनता की नज़र से ये लगातार गिरते जा रहे हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। अभी जो प्रभुता का भाव है वो बना हुआ है, ये इनके पतन का और बड़े पतन का कारण बनने वाला है। तो जिन 4 पार्टियों के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिन 4 नेताओं की, ये सब परिवारवादी पार्टियाँ हैं, अगली पीढ़ी है, पहली पीढ़ी का कोई नेता इसमें नहीं है। तो ये इन चारों के साथ क्या हो रहा है, एक एक करके बात करता हूँ। पहली बात, जाहिर है कि देश की सबसे पुरानी परिवारवादी पार्टी, सबसे पुरानी वंशवादी पार्टी, सबसे पुराने डायनेस्ट, डेमोक्रेटिक डायनेस्ट, जिनको माना जा रहा था कि इस राज परिवार को डेमोक्रेसी ने एक्सेप्ट कर लिया है, इस जनतंत्र ने इस राजतंत्र को एक तरह से स्वीकारोक्ति दे दी है कि हम इनके राजतंत्र की हैसियत को स्वीकार करते हैं। अब लोगों को पता चल रहा है कि ये गलतफहमी थी उनकी, ये उनका मुगालता था। तो पहला परिवार, जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है और राहुल गांधी, जो उसके राजनीतिक वारिस हैं। पद पर हैं नहीं हैं इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। ये समझ लीजिए, परिवारवादी पार्टियों में पद से ये तय नहीं होता कि उनकी हैसियत क्या है। उनकी हैसियत हर पद से बड़ी होती है। अगर वो अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये एहसान करते हैं वो। तो राहुल गांधी देश की सबसे बड़ी, इस समय की वर्तमान की बात करें तो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी। 8 साल हो गए, सिर्फ 2018 के 3 चुनाव, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को छोड़कर कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिली। कहीं से जीत की खबर नहीं मिली। लगातार हार और बुरी तरह से हार। इसका सिलसिला जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो पार्टी राष्ट्रीय विकल्प होने का दावा कर रही है, जो पार्टी का सबसे बड़ा एक समय जनाधार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में था, वहाँ 2 लोकसभा सीटों का उपचुनाव होता है और वो पार्टी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करती। साहस नहीं होता उम्मीदवार उतारने का। शायद लड़ सकने वाली कोई लड़की नहीं मिली होगी, क्योंकि हार जीत तो चुनाव का हिस्सा है, डेमोक्रेसी का हिस्सा है। आप हारते हारते जीतते हैं या जीतते जीतते हार भी जाते हैं, लेकिन ये उसी पूरी जनतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। लेकिन अगर आप लड़ाई से भाग जाएं, संघर्ष से भाग जाएं, अगर लोगों का सामना करने से भाग जाएं, तो इसका मतलब कोई ज़्यादा गंभीर बीमारी है। अब इस पार्टी की हालत ये है, एकमात्र दूसरी राष्ट्रीय पार्टी की, कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों से वो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में चुनाव पाने में अक्षम है। इतनी सीटें नहीं मिली, जो सीटों की संख्या है लोकसभा की, उसका 10% होना चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रही है। और 2024 में 2024 में लोकसभा चुनाव में ये संख्या और घटेगी, इसमें किसी को कोई शंका नहीं है। बढ़ने की तो कोई बात ही नहीं है। कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस बढ़ती हुई दिख रही है। कांग्रेस की स्थिति पहले से अच्छी होती हुई दिख रही है। पंजाब में अभी एक लोकसभा सीट का उपचुनाव हुआ, संगरूर का। विधानसभा चुनाव अभी 3 महीने पहले हुए हैं। तब तक 5 साल से पार्टी सत्ता में थी और पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। उसी समय चुनाव 3 महीने पहले ही उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए। प्रियंका वाड्रा ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये माना गया कि बस प्रियंका उतर गई हैं और कांग्रेस का रिवाइवल हो जाएगा। 2 सीटें मिली हैं सिर्फ। 290 से ज़्यादा सीटों पर जमानत जब्त हो गई है और बाई इलेक्शन में मैंने बताया लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। जो भी पार्टी में जनाधार वाला नेता थोड़ा बहुत बचा है, वो सब एक एक करके जा रहे हैं। राजस्थान में जो 2 हैं वो आपस में लड़ने में, एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। ये स्थिति छत्तीसगढ़ की है, वहाँ भी लड़ाई चल रही है नंबर 1 और नंबर 2 की। अभी हाल ही में जो राज्यसभा के चुनावों के लिए टिकटों का बंटवारा हुआ, उस बंटवारे को देखकर जिस तरह के लोगों को जिस तरह से दिया गया है टिकट,
ये लगता है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मान लिया है कि उस पार्टी का अंत नज़दीक है, तो भागते भूत की लंगोटी ही सही उस अंदाज में जितना अपने अपने जो वफादार हैं उनको राज्यसभा 6 साल के लिए भिजवा सको तो भिजवा दो। आगे पता नहीं ये मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर सीट हुई और एक आध सीट भेजने का मौका भी मिला तो हमारी चलेगी कि नहीं चलेगी ये भी पता नहीं। तो देश की सबसे पुरानी और पहली वंशवादी पार्टी का हश्र सबसे बुरा होता हुआ दिख रहा है, उसका अंत नज़दीक दिखाई दे रहा है। ये राजनीतिक प्रक्रिया ऐसी होती है जो इंस्टेंट फूड की तरह नहीं होती कि तुरंत कुछ हो जाए, इसको होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन दिशा में कोई शंका नहीं है कि ये किस दिशा में जा रही है। ये दक्षिण दिशा की ओर ही जा रही है, ये नीचे नीचे और नीचे जा रही है। अब दूसरी पार्टी की बात कर लें, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी। जब से मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को सत्ता सौंपी है, तब से अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी एक भी चुनाव नहीं जीत पाई। 4 चुनाव 2014, 2014, 2017, 2019, 2022 4 चुनाव, 2 लोकसभा 2 विधानसभा चुनाव, चारों में हार मिली। 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा, हार गए। 2017 का कांग्रेस से गठबंधन करके लड़े, हार गए। 2019 का लोकसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ा, हार गए। 2022 का चुनाव छोटे दलों के साथ गठबंधन करके लड़े, हार गए। बाई इलेक्शन अभी लड़े, हार गए। अपने गढ़ में हार गए और इसके बावजूद उनके छोटे दल के सहयोगी कह रहे हैं एसी से बाहर निकलो, एसी कमरे के बाहर निकलो। अखिलेश यादव निकलने को तैयार नहीं है। उनको अब भी लगता है कि उनके अर्जुन करण आएंगे और उनको जिता देंगे। वो अर्जुन करण नहीं आने वाले हैं, वो जिताने वाला कोई नहीं आने वाला है। अब उनके एक सहयोगी हैं ओम प्रकाश राजभर, बेचारे हर थोड़े दिन में जो है हवा भरते हैं, कोशिश करते हैं कि गुब्बारा फूले। लेकिन सवाल ये है कि पंक्चर ट्यूब में कितनी भी हवा भरी जाए वो हवा कभी टिक ही नहीं सकती। वही हो रहा है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ। अब हालत तो उत्तर प्रदेश में ये हो गई, उनका जो कोर वोट है यादव मुसलमानों का मोह भंग होता हुआ दिख रहा है। मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। लगातार बीजेपी को हराने के लिए वोट दे रहे हैं, लगातार बीजेपी जीतती जा रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अश्वमेघ का घोड़ा घूम रहा है और उसको पकड़ना तो छोड़िए, किसी की हिम्मत उसके आसपास जाने की भी नहीं हो रही है। वो पहले बीजेपी के जो मजबूत गढ़ थे वहाँ तो जीत ही रहे थे, अब उन इलाकों में जीत रहे हैं जो बीजेपी शायद ही कभी जीतने की उम्मीद करती थी। जो मुस्लिम बहुल इलाके थे जहां बीजेपी की जीत की कोई संभावना नहीं नज़र आती थी, ऐसी सीटों पर जीत रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में हालत ये हो गई है कि बीजेपी का कोई चैलेंजर नहीं रह गया है, बीजेपी को कोई चुनौती देने वाला नहीं रह गया, बीजेपी का कोई मुकाबला करने वाला नहीं रह गया है। ये हुआ है परिवारवादी पार्टी का। जब आप परिवार के आधार पर पद तय करते हैं तो ये पतन होना तय है। अब तीसरे नेता और तीसरे राज्य की बात करते हैं। पंजाब, अकाली दल और बादल परिवार। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के कद्दावर नेताओं में थे, उनका राज्य से लेकर केंद्र तक बड़ा सम्मान था। लंबे समय से राजनीति में रहे, कई बार मुख्यमंत्री बने। 2007 से 2017 तक लगातार 10 साल मुख्यमंत्री रहे। बेटे को अपना वारिस बनाया तो नहीं, मुलायम सिंह की तरह मुख्यमंत्री का पद तो नहीं सौंपा, लेकिन इसके संकेत दे दिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। बेटे ने ऐसा तांडव किया कि अब अकाली दल की ओर पंजाब के लोग देखने को भी तैयार नहीं है। सुखबीर बादल के नेतृत्व का वही हाल है जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का। 2014, 2017, 2019, 2022 चारों चुनाव हारे, बुरी तरह से हारे। सत्ता में रहते हुए हारे, सत्ता से बाहर जाकर हारे। वही अखिलेश यादव के साथ हुआ। 2014 का चुनाव और 2017 का चुनाव दोनों जो है, एक लोकसभा एक विधानसभा सत्ता में रहकर हारे।
बाकी 2 चुनाव विपक्ष में रहकर आ रहे। वही हाल अकाली दल और सुखबीर बादल का हुआ। और इतना ही नहीं, जो पार्टी लगातार 10 साल सत्ता में रही हो, उसके पहले आती जाती रही है, उसकी बात ही छोड़ दें। संगरूर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में उस पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है, जबकि खालिस्तानी समर्थकों के बूते पार्टी उम्मीद कर रही थी जीतने की। आतंकवाद के मामले में जेल काट रहे आतंकवादी की बहन को टिकट दिया, पंथिक वोट पर डिपेंडेंट थे, उसकी कोशिश में लगे थे, उसका समर्थन हासिल है, फिर भी ज़मानत नहीं बचा पाए। ज़मानत का पैसा लगातार गंवाने की स्थिति आ रही है बादल परिवार की। तो पंजाब में अकाली दल विलुप्त प्रजाति बनने की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस बढ़ रही है, प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी बढ़ रही है, प्रदेश स्तर पर अकाली दल बढ़ रहा है, क्योंकि ये दोनों रीजनल पार्टीज़ हैं। एक तीसरी पार्टी की बात कर लेते हैं, वो भी रीजनल पार्टी है, इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है, महाराष्ट्र की शिवसेना। बाल ठाकरे को एक समय टाइगर कहा जाता था, शेर, हिंदू हृदय सम्राट। हिंदू हृदय सम्राट के बेटे ने सबसे पहले हिंदुत्व को जो है वो ठोकर मारी। किसके लिए? सत्ता के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए बन गए, ठोकर मारी हिंदुत्व को, बन गए तो बड़े खुश हुए कि हिंदुत्व से पीछा छुड़ाने पर सत्ता मिलती है, मुख्यमंत्री पद मिलता है। अब पता चल रहा है कि घर का बर्तन भांडा बिकने की नौबत आ सकती है। मतलब लिटरली नहीं कह रहा हूँ, मैं राजनीतिक रूप से कह रहा हूँ। पार्टी के अस्तित्व पर संकट आ गया है कि पार्टी पर कब्जा रहेगा कि नहीं, इसका सवाल है। ये जो प्रभुता का भाव है, ये जो एंटाइटलमेंट का भाव है कि हम वारिस हैं, हमारे साथ लिगेसी है अपने बाप दादा की, और हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है, हमें कौन चुनौती दे सकता है। तो पहले जनता ने दी, अब कार्यकर्ता दे रहे हैं। इन सभी पार्टियों को, कांग्रेस की बात कर लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कीजिए, चाहे अकाली दल की बात कीजिए, और चाहे शिवसेना की, पार्टियों में अलग अलग स्तर पर असंतोष है कार्यकर्ताओं में। और शिवसेना में तो जो दिख रहा है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है जो हो रहा है। एकनाथ शिंदे की ये बगावत दरअसल उद्धव ठाकरे के रवैये को लेकर, उनकी नीति को लेकर, उनकी नीयत को लेकर, बात असल में ये हुई कि उद्धव ठाकरे की नीयत ही शक के दायरे में आ गई। अगर ऐसा न होता तो ये बगावत न होती। अगर शिवसेना के नेताओं को लगता कि मजबूरी में ऐसा कोई कदम उठाया है तो शायद बगावत न होती। लेकिन अब शिवसेना के लिए, अगर मैं बार बार कह रहा हूँ, शिवसेना पर औपचारिक रूप से एकनाथ शिंदे का कब्जा हो या ना हो, अब वो शिवसेना नहीं रह जाएगी जो बाल ठाकरे ने बनाई थी। उद्धव ठाकरे उस शिवसेना के मात्र एक छोटे से, जैसे राजमहल में रहने वाला जो है महाराजा, उसको जो है आउट हाउस में रख दिया जाए, वो स्थिति शिवसेना में उद्धव ठाकरे की आने वाले दिनों में होने वाली है। अब ये सब हो क्यों रहा है? दरअसल लोगों का मोहभंग हो रहा है परिवारवादी पार्टियों से। शुरू में एक नेता के करिश्मा के चलते जो है, चाहे नेहरू रहे हों, इंदिरा गांधी रही हों, उन तक ये कायम था। राजीव गांधी के आने के बाद से लगातार आपको गिरावट दिखाई देगी। बीच बीच में सत्ता में आ जाने का मतलब ये नहीं था कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति सुधर रही है। विशेष परिस्थितियों में सत्ता में आ जाना गठबंधन से वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस की गिरावट लगातार जारी है। इसी तरह से आप देखिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में अकाली दल और महाराष्ट्र में शिवसेना। तो ये गिर इसलिए रहे, कई कारण हैं। एक तो लोगों का मोहभंग हो रहा है, दूसरा पार्टी के अंदर से असंतोष हो रहा है। ये जब आप तय कर देते हैं कि पार्टी का शीर्ष पद और पार्टी को सत्ता मिले तो सत्ता का शीर्ष पद जो है वो आरक्षित है परिवार के लिए, तो फिर असंतोष तो होना ही है, बगावत होनी ही है। सवाल इतना होता है कि कब, किस पार्टी में कितने समय तक ये चल पाएगा। अब देखिए, इन 3 राज्यों और एक राष्ट्र की पार्टी और एक राष्ट्रीय पार्टी की बात की, इनके नेताओं में और इन पार्टियों में 6-7 चीज़ें कॉमन हैं। उनके पतन का वही कारण है। पहला स्पष्ट है कि चारों परिवारवादी हैं। दूसरा,
इनका जो नेतृत्व है जिनके हाथ में है, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे उद्धव ठाकरे हों, चाहे अखिलेश यादव हों या सुखबीर बादल हों, ये राजनीतिक रूप से अक्षम हैं, नेतृत्व करने में अक्षम हैं। ये इन लोगों ने अपने पिता से मिली विरासत और अपने पार्टी का जनाधार बढ़ाने की बजाय घटाया है, उसमें कुछ इजाफा नहीं किया है। अखिलेश यादव को थोड़ा वोट ज़्यादा मिला है पिछले चुनाव से, उससे गलतफहमी में ना आइए, वो एक विशेष परिस्थिति में वोट बढ़ गया है। अदरवाइज़ समाजवादी पार्टी की स्थिति में अगर किसी को लगता है कि इससे सुधार हुआ है तो वो गलतफहमी में है। चौथी बात, चारों को भ्रष्टाचार से बहुत प्यार है। भ्रष्टाचार इनके लिए स्वागत योग्य है। भ्रष्टाचार का ये स्वागत करते हैं, उसको अपनाने के लिए आतुर रहते हैं, तत्पर रहते हैं। मौका मिलना चाहिए, मौका नहीं होता तो मौका बनाते हैं कि कैसे भ्रष्टाचार किया जाए, और भ्रष्टाचार के राज को पुष्पित पल्लवित करने में पूरा योगदान देते हैं, नीचे से ऊपर तक। इस मामले में ये समाजवादी हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में कोई भेदभाव नहीं करते, सबको छूट होती है भ्रष्टाचार करने की। पांचवी चीज़, इन चारों में आप पाएंगे मुस्लिम तुष्टीकरण का भाव। मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में ये किसी भी हद तक जाने को तैयार है, उसके लिए आतंकवादियों का समर्थन करने को तैयार है, उसके लिए आतंकवाद के आरोपियों को मुकदमों से बचाने के लिए तैयार है, उसके लिए उनका केस कमज़ोर करने के लिए तैयार है, उसके लिए ये जो भी आतंकवाद के खिलाफ बोले उस पर हमला करने के लिए तैयार है। छठी बात, चारों के व्यक्तित्व में देखेंगे अहंकार जो है वो इनके सर चढ़कर बोलता है, और उस अहंकार का कारण वही है सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, प्रभुत्व का भाव, अहम ब्रह्मास्मि वाला भाव कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमने तो जन्म ही लिया है। ये तो मैं कह रहा हूँ, ये लोग मानते हैं कि इनका अवतार है, शाश्वत सत्ता इनका अधिकार है। इनकी पुरानी पीढ़ी का जो करिश्मा था, जो आकर्षण था, वो खत्म हो चुका है। जब कोई भी नेता आता है, कुछ नयापन लेकर आता है, तो लोग थोड़ा आकर्षित होते हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ ऐसा हुआ, चंद्रबाबू नायडू के साथ ऐसा हुआ, मुलायम सिंह यादव के साथ ऐसा हुआ, बाल ठाकरे के साथ ऐसा हुआ। इस तरह से कई नेताओं के साथ इस तरह का लोगों से जुड़ाव बना एक आकर्षण के कारण। वो खत्म हो चुका है। वो करिश्मा इनकी अगली पीढ़ी में नहीं है। जिन चार नेताओं की मैंने बात की उनमें कोई करिश्माई नेतृत्व का गुण मौजूद नहीं है, और इनकी ट्रेन यार्ड में पहुंच चुकी है। स्टेशन पर भी नहीं है, प्लेटफॉर्म पर भी नहीं, यार्ड में पहुंच गई है, और ये अब भी अपनी बर्थ पर सो रहे हैं, क्योंकि ये बर्थ तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। इनको मालूम नहीं है कि अब ये यार्ड से ट्रेन और कहीं नहीं जाने वाली, यहाँ से उनको उतरना ही है। लेकिन इनसे कहे कौन, इनको समझाए कौन? जो भी बोलने जाएगा, कहने जाएगा, उसको अपमान के लिए, प्रताड़ना के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो इसलिए कोई नहीं जाता है, इसलिए इनका पतन और तेज़ी से होता है, और ये होता रहेगा। आप देखते रहिए, आने वाले सालों में अलग अलग पार्टियों का अलग अलग समय पर होगा, लेकिन सबका नंबर आएगा। तो नंबर तो आ रहा है, इन चारों का भी नंबर आएगा, नंबर लग चुका है। केवल औपचारिक घोषणाएं अलग अलग समय पर होनी है, वो होने वाली है। तो परिवारवाद पर जो प्रधानमंत्री का स्टैंड है कि ये परिवारवादी पार्टियां देश के विकास में बाधक हैं, समाज के विकास में बाधक हैं, वो बात लोगों को पसंद आ रही है, वो लोगों को बात समझ में आ रही है। मतदाताओं ने इस बात को स्वीकार कर लिया है, और उसका नतीजा आपको दिखाई दे रहा है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।